जब से मेरी बड़ी बहन ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था, उसके बाद से हम लोगों ने गरीबी की रेखा को तोड़कर अमीरी रईसी के अंदर प्रवेश कर लिया था। अब हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन रोज़ाना लाखों की सब्जी बेचती थी। दरअसल मेरा नाम रीमा है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मैं और मेरी बड़ी बहन दो ही संतानें थीं। अक्सर मेरे माता पिता को मैंने दुखी देखा था, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था। हमेशा वे लोग कहते रहते हैं कि जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। अगर एक लड़का होता तो उसकी शादी कर देते और उसकी बहू हमारी सेवा कर लेती। तभी मेरी बड़ी बहन कहती है कि माँ, पिताजी आप फिक्र क्यों करते हो? अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम दो बेटियाँ तो हैं, और हम क्या बेटों से कम थोड़ी ना हैं। आपकी हर तरह से हम लोग देखभाल करेंगे। मेरी बड़ी बहन की ऐसी बातें सुनकर मेरे पिताजी हंसकर कहने लगते कि तुम तो पराई हो जाओगी, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें कौन यहाँ आने देगा, और एक बेटे की कमी बेटियाँ कभी पूरी नहीं कर सकती। मेरे माता पिता थोड़े पुराने ख्यालात के थे, लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। जब हम दो बहनों ने जन्म लिया, उसके बाद से मेरी माँ कभी भी गर्भवती नहीं हुई। मेरे माँ पिताजी ने बहुत कोशिश की, हर तरह से तांत्रिक के पास भी गए, हर तरह के डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों ने हार मान ली और इसे अपनी तकदीर समझकर स्वीकार कर लिया। हम लोगों के पास ज़्यादा धन दौलत ना होने की वजह से हम लोगों की पढ़ाई भी ना पूरी हो सकी। दरअसल मैं तो 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी और मेरी बड़ी बहन 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर जाने के पैसे नहीं थे। दरअसल हमारे गांव में 8 तक पढ़ने का ही स्कूल था, इसलिए मैंने तो अपनी 8 तक की पूरी कर ली। लेकिन मेरी दीदी को 6ठी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से पिताजी असमर्थ थे और आगे की पढ़ाई के लिए शहर के बड़े स्कूल में दाखिला लेना पड़ता, और वह हम लोगों की औकात से बाहर था। तो माँ पिताजी ने कहा कि हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। अब हमें भी हमारे घर के हालात पता थे, इसलिए हम लोगों ने किसी भी तरह की जिद नहीं की। वैसे हमारे आस पड़ोस की लड़कियां जो हमारी सहेलियां थीं, वह शहर पढ़ने के लिए जाती तो हमारा मन तो काफ़ी करता, लेकिन हम अपने जज्बातों को वहीं पर दबा लेते, क्योंकि हम माँ पिताजी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते थे। खैर ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक रोज़ हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, तो मेरी दीदी ने कहा कि पिताजी, क्यों ना मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूँ। अब माँ और आप मजदूरी तो करते ही हो, इतने से कम पैसों में भला हमारे घर का खर्चा कैसे निकलता। हम लोग अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप लोग कितनी मुश्किल से खेतों में काम करके 4 पैसे जुटा पाते हो, और वह भी पूरी तरह से खाने में खर्च हो जाते हैं। अगर हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं है। हम दोनों बहनें घर में पूरा दिन फ्री ही तो बैठी रहती हैं। हम कौन सा यहाँ पर कोई काम करते हैं, इसलिए क्यों ना हम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें, जिससे हमारे घर में पैसे भी आने लगेंगे और हम लोग बोर भी नहीं होंगे। माँ को यह बात ठीक लगी, लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर तू कोई काम शुरू करेगी तो तुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, और आजकल लड़कियों को घर से बाहर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई भी दिक्कत हो जाए जिससे पूरे गांव में मेरी नाक कट जाए। तभी मेरी दीदी ने मेरे पिताजी से कहा कि आप फिक्र क्यों करते हो, आपको अपनी बेटी पर विश्वास है तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए। खैर जैसे तैसे दीदी ने पापा को मना ही लिया, और दीदी ने सोचा कि क्यों ना मैं सब्जी बेचने का ही काम कर लूँ। तभी पिताजी ने कहा कि यह ठीक है, तुम तो हमारे गांव में ही फ्री लगाकर सब्जी बेच लिया कर। गांव में सभी लोग लगभग सब्जियां बाजार से ही लेकर आते हैं। अगर उन्हें यह सुविधा गांव में ही मिलने लगेगी तो वे बाजार भी नहीं जाएंगे और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए पिताजी ने कहा, इसके लिए पहले कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे तुम्हें एक ठेले का इंतज़ाम करना देना पड़ेगा और कुछ सब्जियां भी लेकर आनी होंगी। इसलिए मेरी दीदी ने कहा कि पिताजी, आप गांव के सरपंच जी से बात कर लीजिए। आप रोज़ाना उनके खेतों में दिन रात काम करते हैं, वो मदद तो कर ही सकते हैं, और वैसे भी हम उनके पैसे कुछ ही दिनों में चुका देंगे। जैसे ही हमारी सब्जियां बिकेंगी, हमें 4 पैसे बनेंगे, हम सबसे पहले सरपंच जी के पैसे ही लौटाएंगे। तभी पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर सरपंच जी से बात करके आता हूँ। पिताजी सरपंच के यहाँ गए। वहाँ जाकर उनसे कहा कि मेरी बेटी सब्जी बेचने का काम शुरू करना चाहती है, और आपको तो हमारे घर के हालात पता ही हैं। उसके लिए एक ठेले की और कुछ सब्जियों की व्यवस्था करनी है, इसलिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप कहो तो हम आपके खेतों में
रात को भी काम कर लेंगे और जैसे ही हम लोगों के पास सब्जी बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे हम आपको लौटा देंगे, इसलिए हमें कुछ पैसों की उधार दे दीजिए। सरपंच काफ़ी क्रूर स्वभाव का था और पैसों के मामले में तो वह इतना कंजूस था कि क्या ही बताएं। वैसे भी वह मज़दूरों को उनकी मजदूरी तक पूरी नहीं देता था, तो उधार पैसे देने की तो बात ही कहाँ से थी। लेकिन हम लोगों भी कोई उम्मीद से ही गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि सरपंच खाली हाथ ही लौटा देगा। सरपंच ने पिताजी से कहा कि मेरे पास पैसे देने के लिए इतने भी ज़्यादा नहीं हैं कि तुम लोगों को बांटता फिरूं। तभी पिताजी ने कहा कि मैं तो उधार पैसे ले रहा हूँ, कौन सा आपसे वैसे ही ले रहा हूँ। तभी सरपंच ने कहा कि चाहे जो भी हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जाकर कहीं और से व्यवस्था कर लो। पिताजी दुखी होकर घर पर लौट आए। हम लोगों ने पूछा तो पिताजी ने कहा कि सरपंच ने तो पैसे देने से मना कर दिया। तभी मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास मेरा मंगलसूत्र पड़ा है, घर में सोने में के नाम पर सिर्फ एक ही तो है, जिसे आज तक कभी हम लोगों ने बाहर ही नहीं निकाला। हम लोगों ने यही सोचा था कि जब तुम दोनों बहनों की शादी होगी तो उसे काम में ले लेंगे, लेकिन अब अगर तुम्हारे मन में यह इच्छा जागी है कि तुम कोई काम शुरू करो तो मैं वह मंगलसूत्र बेच देती हूँ, और वैसे भी कल को जब चार पैसे आएंगे तो हम लोग फिर से खरीद लेंगे। तभी पिताजी को भी यह बात ठीक लगी। पिताजी ने कहा कि हम उसे बेचेंगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखेंगे, ताकि जब हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम उसे वापस छुड़वा लेंगे। हम सबको यह बात ठीक लगी। तभी माँ ने कहा कि गांव के सरपंच के पास ही मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए। तभी पिताजी ने कहा कि नहीं, वह हमें अच्छे दाम नहीं देगा और हमारे मंगलसूत्र को भी रख लेगा। वह इतना खड़ूस और गुस्से वाला इंसान है कि अपने लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। जो किसी गरीब की मजदूरी को नहीं समझ सकता, उसे दया कहाँ से आएगी। अगर मैंने उसके पास यह मंगलसूत्र रख दिया तो वह हमें पूरे पैसे भी नहीं देगा और कुछ दिनों के बाद धोखाधड़ी से वह मंगलसूत्र भी खा जाएगा। इसलिए हम लोग शहर जाकर किसी सुनार के पास इसे गिरवी रख आते हैं, ताकि हमें अच्छा दाम भी मिल जाए और हम सुरक्षित तौर पर इसे बाद में छुड़वा भी लें। तभी दूसरे दिन ही पिताजी मंगलसूत्र लेकर शहर चले गए और वहां पर जाकर उसे गिरवी रख दिया और कुछ पैसों से मेरी दीदी के लिए एक सब्जी का ठेला खरीद लिया और कुछ सब्जियां भी ले आए। वह जिस भाव में सब्जियां लेकर आए थे उससे थोड़ी दोगुना बढ़ाकर दीदी से कहा कि इस भाव में तुम सब्जियां बेच दो। मेरी दीदी गांव में फेरी लगाकर सब्जी बेचने लगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे गांव वालों ने सब्जी खरीदी और हम लोगों को काफ़ी मुनाफा भी हो गया। अब हम लोग काफ़ी खुश थे। इसका यही एक कारण था कि गांव में कोई भी सब्जी नहीं बेचता था और आसपास कोई सब्जी की दुकान भी नहीं थी, इसलिए सब लोगों को सब्जी लेने के लिए शहर ही जाना पड़ता था। अब गांव में ही ये सुविधा मिलने लगी तो सब लोगों को आराम मिल गया और सब लोगों ने सब्जियां खरीदना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे मेरी दीदी का काम अच्छे से चलने लगा और हम लोगों के पास चार पैसे भी जुड़ने लगे। जब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए कि हम मंगलसूत्र छुड़वा सकें तो पिताजी ने वह पैसे लिए और सबसे पहले माँ का मंगलसूत्र जो गिरवी रखा था उसे छुड़वा कर लाकर माँ को दे दिया और उसके बाद से हम लोग हंसी खुशी रहने लगे। एक रोज़ जब हम लोग बैठे थे तो मेरी दीदी ने कहा कि क्यों ना हम लोग शहर में एक सब्जी की दुकान खोल लें। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम किसी से भी उधार ना लिए भी दुकान खोल सकते हैं। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, हमारा इस गांव में अच्छा काम चल रहा है तो शहर में काम करने की क्या ज़रूरत है। तभी दीदी ने कहा कि पिताजी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यहाँ पर घर घर ठेला लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, इसलिए शहर में कोई दुकान देख लेती हूँ। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो इन सब का ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। तुम दोनों बहनें शहर में जाकर कोई अच्छी जगह देख लो जहाँ पर तुम अच्छे से सब्जी का ठेला लगा सको। अब दूसरे दिन हम दोनों बहनें सब्जी बेचने के लिए किसी अच्छी दुकान की तलाश करने लगे। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं तो वैसे ही दीदी के साथ आई थी। कुछ देर बाद दीदी ने एक दुकान को देख लिया और उसका किराया वगैरह की सब बातें कर ली और वहाँ पर अपना काम जमा लिया। अब दीदी रोज़ाना सवेरे ही शहर में आ जाती और सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हम लोगों के पास इतने पैसे आने लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी शाम को सब्जी बेचकर घर पर आती तो उनके हाथों में नोटों की गड्डियाँ होती थीं। उन्हें देखकर हम सब लोग तो चौंक जाते थे। पिताजी कहते, इतना पैसा कहाँ से आता है, भला सब्जी बेचकर तू इतने पैसे कहाँ से कमा लेती है। तभी दीदी ने कहा
कि पिताजी, पूरे शहर के लोग मेरे पास सब्जी लेने के लिए आते हैं और मुझे तो एक सेकंड के लिए भी बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप सोचो, अगर मेरा इतना ज़्यादा काम चल रहा है तो पैसे तो आएंगे ही। तभी पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, यह बात भी सही है। अब धीरे धीरे हम लोगों ने हमारी झोपड़ी को एक बड़ी सी हवेली में बदल लिया और गाड़ियाँ भी लेकर आ गए। मुझे हर रोज़ मेरे मन में ख्याल आता कि मेरी दीदी बेचती तो सिर्फ सब्जियां ही हैं, और सब्जी बेचकर भला इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मेरे मन में आ जाता कि दीदी जैसे कह रही हैं कि उनका काम धंधा अच्छे से चल रहा है, तो शायद हो सकता है अब हम लोग की ज़िंदगी में एक अलग ही तूफ़ान आने वाला था, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दरअसल दूसरे दिन जब मेरी दीदी सब्जी बेचने के लिए निकल गई, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद हमारे घर पर पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस को देखकर हम लोग तो वैसे ही घबरा गए। जब से मेरी दीदी का अच्छे से काम चलना शुरू हुआ था, उसके बाद से मेरे माँ पिताजी ने सरपंच के खेतों में काम करना भी बंद कर दिया। दीदी ने उन्हें साफ बोल दिया था कि आप लोग घर पर ही आराम किया कीजिए, और मेरी दीदी ने भी मेरी पढ़ाई शुरू करवा दी थी। अब मैं शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगी थी और मेरे माता पिता पूरा दिन घर पे ही रहते थे। जब हम लोग घर पर थे तो हमारे घर में पुलिस ने दस्तक दी और आकर कहा कि आपकी बेटी की हमें लाश मिली है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हमारे तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। हम पूरी तरह से घबरा चुके थे। मेरी माँ तो वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी माँ को पानी वगैरह पिलाया और होश में लेकर आए। थोड़ी देर बाद में एक गाड़ी और आई जिसमें मेरी दीदी की लाश थी। मेरी दीदी को लाकर वहाँ पर सुला दिया गया था। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ना जाने किसने उनको मार डाला था। किसी को भी किसी पर शक नहीं था। पुलिस ने कहा कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है या किसी तरह की कोई दुश्मनी हो तो हमें बता दीजिए। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि हम लोग तो गरीब लोग थे, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना टाइम पास करते थे। उसके बाद से मेरी बेटी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। अब पूरा शहर इसकी सब्जी खरीदने आता था, तो हमें अच्छा मुनाफा होने लगा और हम लोग धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने लगे। लेकिन हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी पुलिस ने कहा कि शायद इसके पीछे यही हो सकता है कि आप लोगों का अच्छा काम चल गया, इस वजह से कई लोगों को यह जचता भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से इन्हें किसी ने मार दिया होगा। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, वह तो किसी के साथ कोई भेदभाव रखती भी नहीं थी। ना जाने उसके साथ ऐसा किसने कर दिया। लेकिन खैर, पुलिस ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब मेरी दीदी को गए पूरा एक महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक कातिल को नहीं पकड़ा गया था। मैं तो बस हर दिन यही सोचती रही कि ना जाने मेरी प्यारी दीदी को किसने मार दिया। मेरे पूरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि एक बार वह कातिल पकड़ में आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूँगी। हमारी हंसती खिलती दुनिया को ना जाने किसने उजाड़ दिया। मेरी दीदी इतने अच्छे स्वभाव की थी कि वह तो किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, तो उनके साथ ऐसा किसने कर दिया। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उस कातिल को पकड़ा जाए। जहाँ पर मेरी दीदी की दुकान थी, वहाँ पर मैं हर रोज़ एक चक्कर लगाकर आती थी ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई सबूत मिल जाए। लेकिन मुझे कुछ भी सबूत नहीं मिलता और मैं निराश होकर वापस घर आ जाती। अब तो मेरा किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं था। मेरे मन में तो बस यही चलता था कि किसी भी तरह उस कातिल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी दीदी की आत्मा को शांति जो मिलनी चाहिए। उन्हें यूं मार कर कोई चैन से नहीं बैठ सकता। मैं हर रोज़ पुलिस थाने भी जाती, यहाँ तक कि मैं तो हवलदार से झगड़ा भी कर लेती थी कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। पूरा एक महीना निकल चुका है, अभी तक आप लोगों ने किसी भी तरह से कोई सबूत नहीं देखे और ना ही कातिल को पकड़ा। इस बीच मेरी और पुलिस वालों के बीच काफ़ी बहसबाजी भी हो जाती। वो कहते कि हम लोगों के पास कोई शक्ति तो है नहीं कि हम लोग कातिल को पकड़ लें। हम लोगों को जैसे जैसे कोई सबूत मिल रहा है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसी बीच मैं निराश होकर घर पर आ जाती, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर दिन रात बस यही चलता था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और मेरी दीदी को कौन मार सकता है। एक रोज़ जब हम सब लोग बैठे थे तो हमारे घर पर मेरे पड़ोस के आंटी और उनका छोटा सा बेटा आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। वह पूरे घर का वीडियो बना रहा था। मैं भी उसके साथ मस्ती करने लगी ताकि मेरा भी कुछ देर के लिए मन बदल जाए।
ताकि मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए। उस समय पिताजी घर पर नहीं थे, वह किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे, इसीलिए मैं उसी के साथ मस्ती कर रही थी और उसकी वीडियो बनाने में मदद कर रही थी। तभी उस लड़के ने मुझसे कहा कि दीदी, मैंने तो काफ़ी तरह के वीडियो शूट कर रखे हैं, क्या आप देखना चाहोगी? तभी मैंने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रा मुझे दिखाओ तो सही। जैसे ही मैंने उसके कैमरे से पुरानी वीडियो देखनी शुरू की, उसके बाद से जो मेरे सामने आया, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि उसके अंदर तो मेरी दीदी की सब्जी की दुकान का भी वीडियो है और उस वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी उस दुकान के अंदर गए और मेरी दीदी के साथ बहसबाजी कर रहे थे और उनका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर लेकर चले गए। उसके बाद से वह वीडियो दूसरी तरफ का शुरू हो गया था। मैंने उस लड़के से पूछा कि यह वीडियो किस दिन का है? तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग शहर गए हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सब्जी ही लेकर चलते हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारी दीदी की दुकान पर सब्जी लेने के लिए गए थे। मैं तो वहाँ पर मुझे मेरी सहेली मिल गई, मैं उसके साथ थोड़ी देर बातें करने लगी और मेरे बेटे का तुमको पता ही है कि हर कहीं अपना कैमरा निकाल कर वीडियो शूट करने लगता है, तो उसने तुम्हारी दुकान का वीडियो शूट कर लिया होगा। मैंने उस आंटी को कोई भी बात नहीं बताई और कहा कि यह कैमरा मुझे कुछ देर के लिए मिल सकता है। वह मुझसे पूछती रही कि तुम्हें किस लिए कैमरा चाहिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसके कैमरे को लेकर सीधा पुलिस थाना चली गई और पुलिस को दिखाते हुए कहा कि यह उसी तारीख का वीडियो है जिस तारीख को मेरी बहन का मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मेरी दीदी की मौत का टाइम दोपहर के 1 बजे का था और यह वीडियो भी दोपहर के 1 बजे के आसपास का है। क्या इससे कोई सबूत मिल सकता है? तभी पुलिस ने भी वह वीडियो गौर से देखा और कहा कि हो ना हो, इसमें तुम्हारे पिताजी का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी साफ दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारी बहन के साथ बहसबाजी कर रहे हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर चले गए। तभी पुलिस ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया। मेरे पिताजी ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है, वह भी अपने हाथों से। अगर मैं उसे नहीं मारता तो ना जाने पूरे गांव में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरी दीदी मेहनत करके पैसे कमा रही थी, इसमें आपको बेइज्जती का महसूस कैसे हो गया और आपने अपनी ही बेटी को मार डाला, इसलिए मैं भी उस घर में आपके साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि इसके पीछे जो राज है वो तो शायद तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मेरे पिताजी ने कहा कि दरअसल मैं एक रोज़ शहर गया तो मैंने कुछ लड़कों से बात करते हुए सुना कि वह जो सब्जी बेचती है उस लड़की के पास चलते हैं, काफ़ी आनंद आएगा। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा भौचक्का सा रह गया, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बेटी अकेली तो शहर में दुकान करती नहीं है, और भी काफ़ी हैं जो करती होंगी, हो सकता है यह मेरी बेटी की बात ना करते हों। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनका पीछा किया जाए। मैं उन दो लड़कों के पीछे पीछे जाने लगा। वह मेरी बेटी की ही दुकान पर गए और वहां जाकर उससे कहा कि 2 घंटे का कितना पैसा लोगी? मेरी बेटी ने कहा कि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लेती हूँ, इसलिए 2 घंटे के लिए मैं पूरे 50,000 लूँगी। बताओ, तुम्हें मंजूर है? उन लड़कों ने कहा कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। तभी मेरी बेटी ने उनसे कहा कि ठीक है, 1 घंटे के बाद शहर के बाहर वाली हवेली में मिलते हैं, वहाँ पर 2 घंटे में आप लोगों को संतुष्ट कर दूँगी। उसके बाद मुझे मेरे 50,000 मिल जाने चाहिए। तभी मेरे समझ में आया कि मेरी बेटी शाम को जो इतने पैसे लेकर आती है वह सब्जी बेचकर नहीं बल्कि धंधा करके लेकर आती है। इसलिए मैं पूरी तरह से घबरा गया था कि अगर मैंने इसको रोका नहीं तो पूरे गांव में बात पता चल जाएगी कि मेरी बेटी धंधा करती है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं अपनी बेटी को यह सब समझाने के लिए उसकी दुकान में गया और उससे बात की तो वह मेरे साथ बहसबाजी करने लगी और कहने लगी कि हम लोगों ने गरीबी में बहुत दिन निकाल लिए, अगर ये धंधा करने से हम लोग ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वहीं पर पड़े चाकू से उसका गला रौंद डाला और उसे मार दिया और वहीं पर से अपने सबूत मिटाकर जल्दी से घर आ गया ताकि किसी को शक ना हो। मेरे पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा चुकी थी। अब मेरे सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। मेरे पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी गई, लेकिन अब मैं बैठे यही सोचती रही थी
कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। क्या गलती मेरे पिताजी की थी जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दिया, या गलती मेरी बहन की थी जो गरीबी को दूर करने के लिए धंधा करके पैसे कमाती रही। मैं तो बस इसी कश्मकश में बैठी रहती कि हमारे हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग गई और यह सब हो गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको तुरंत मिलें। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए तभी तो मैं इस तरह वीडियो बना पाऊँगा। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी कभी दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।